नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूक्रेन में तनाव है और युद्ध की आशंका से पूरी दुनिया बेचैन। युद्ध अपने साथ कई तरह के प्रोपेगेंडा लेकर आता है। इराक युद्ध के समय हमने देखा है कि पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा सच बनकर छाया हुआ था, लेकिन ब्रिटेन की संसद की बनाई चिलकॉट कमेटी ने पाया कि इराक पर हमला करने से पहले ब्रिटेन ने अपनी जनता से झूठ बोला कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार थे। इराक युद्ध में ब्रिटेन की सेना भेजने वाले तब के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस दौरान रणनीति बनाने में हुई गलतियों को लेकर माफी मांगी थी। इस संदर्भ को देखते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा देश यूक्रेन के विवाद में कितना सही बोल रहा है, कितना हंगामा मचा रहा है, इस हंगामे का लाभ कौन उठाने वाला है और क्या होने वाला है। लेकिन हम और आप इससे प्रभावित जरूर होने वाले हैं। आज रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सितंबर 2014 के बाद सबसे अधिक स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर 2014 में कच्चे तेल का भाव $99.38 प्रति बैरल हो गया था, जो सोमवार के दिन यानी आज $98.87 प्रति बैरल हो गया। पिछले साल अक्टूबर में जब कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से कम थी, तब भारत के लोग 110 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे थे। अब जब इसकी कीमत $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच रही है, तब क्या भारत के लिए संभव होगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ने से रोका जा सके? क्या इन बाइक सवारों को पता है कि यूक्रेन और रूस का विवाद इनकी जिंदगी में किस तरह का तूफान लाने वाला है? इस समय ही भारत के अलग अलग शहरों में पेट्रोल 95 रुपए से लेकर 109 रुपया लीटर मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा महंगा है। यूक्रेन और रूस का तनाव लंबा खींच गया, तब पेट्रोल और डीजल का दाम कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। भारत में 4 नवंबर से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए कई लोग कहने लगे हैं कि पेट्रोल के दाम में 10 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है। पटना में लोग 105 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। देखते देखते लोगों पर यह दाम थोप ही दिया गया, जो 80 रुपया लीटर होने पर सड़कों पर उतर जाया करते थे। 7 मार्च को आखिरी मतदान है। उस दिन या उसके बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे तो पहले से ही महंगाई के हमले से घिरी जनता उसकी बमबारी की चपेट में आ जाएगी। सबसे दयनीय स्थिति तो तब होगी जब उस जनता को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 7 मार्च के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कारणों से दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ा हुआ दाम भी देना होगा। उसे भूल जाना होगा कि चुनाव के कारण 3 महीने तक दाम नहीं बढ़े थे। महंगाई के सपोर्टरों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। वे फिर से चौराहों पर 110 रुपया लीटर दाम बताने निकल पड़ेंगे कि यह सही है देश के विकास के लिए। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा, क्रूड ऑयल और महंगा होगा, तेल और महंगा, अभी भी बहुत महंगा भरवार है। कितना फर्क पड़ता है? ये जो वार हो रहा है, ये वार नहीं होना है, क्योंकि यूक्रेन को भी पता है, रसिया को भी पता है, चीन को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि सबके पास विटामिन गुप्तन है और इन सबों के पास इतने हथियार हैं कि पूरी दुनिया को कई बार वो लोग ध्वस्त कर सकते हैं। कोई मरे उरेगा नहीं, केवल जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके उनसे पैसा लेने की सारी व्यवस्था है। तो आपको लगता है कि इससे क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी होगी, महंगाई बढ़ेगी? परेशानी होगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोग न मरेंगे, सरकार थोड़े मरेगी। सरकार तो जैसे चलती थी वैसे आज चल रही है, आगे भी चलेगी। हम लोग देखिए सैलरी बेस्ड आदमी हैं और हम लोग का सैलरी तो फिक्स है और एकाएक किसी चीज़ में अगर बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल हम लोग का डेली का खर्च है ही है, उसके बाद डीजल के दाम बढ़ेंगे तो फिर महंगाई बढ़नी तय है। और जिस हिसाब से अभी चल रहा है, ब्रेक लगा हुआ है, ये चुनाव का ही देन है। चुनाव के बाद जाहिर सी बात है कि रेट बढ़ेंगे। फर्क पड़ेगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि और भी चीज़ें बेटर हुई हैं। ये हम लोग एक्सपेंस कर सकते हैं। जब हम 1 लाख की गाड़ी चला सकते हैं तो 100 रुपये की तेल अगर 5 रुपये बढ़ जाता है तो चला सकते हैं। लेकिन हाँ, फ़र्क तो पड़ेगा, जेब पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि मतलब सारे लोग लेके चलेंगे। और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बेटर हुई है इस गवर्नमेंट में। अभी और पेट्रोल का दाम बढ़ने की उम्मीद है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है विदेश से। महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बहुत महंगा हो गया है। हम लोग को पोसा नहीं रहा है। बाइक चलाने में सोच रहे हैं साइकिल चलाएं, लेकिन समय उतना हमारे पास है नहीं, वैसे ही समय का व्यतीत कर रहे हैं और पेट्रोल सस्ता ही होना चाहिए। तो अभी तो और महंगा होगा तो कैसे चल पाएगा काम? नहीं चल पाएगा तो बाइक हम लोग रख देंगे, नहीं चला पाएंगे।
इसलिए यूक्रेन से आ रहे युद्ध के वीडियो को वीडियो गेम समझकर मत देखिए। इसका असर आप पर पड़ने वाला है, उस तबके पर भी पड़ सकता है जो खुद को महंगाई जैसी छोटी छोटी चिंताओं से दूर समझता है और जिसे 1.5 साल से शेयर बाजार में उछाल देखकर सोने की आदत हो गई है, जिसे खुशहाल देखकर बाकी लोग भी शेयर बाजार में पैसे लगाने के लिए दौड़ पड़े हैं। उन्हें भी चिंता करनी चाहिए। moneycontrol.com के अनुसार यूक्रेन और रूस के तनाव के कारण 16 फरवरी से अब तक भारतीय निवेशकों के हाथ से 9 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति निकल गई है। इतना तगड़ा झटका लगा है। तालाबंदी से पहले 24 जनवरी 2020 को भारत का सेंसेक्स 41,603 अंकों पर था। तालाबंदी के बाद 3 अप्रैल 2020 को गिरकर 27,590 पर आ गया। 4 महीने में बाजार में 35% की गिरावट आ गई थी। उसके बाद चढ़ने की रफ्तार शुरू हुई, तब यह अक्टूबर 2021 में 61,305 अंकों पर पहुंच गया। 1.5 साल के भीतर शेयर बाजार 100% से भी ज्यादा बढ़ गया। 22 सितंबर 2021 की मिंट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। इसमें लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खुदरा ग्राहकों को बचत पर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में जब उन्होंने सुना होगा कि शेयर बाजार में 10% से लेकर 60% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो नेगेटिव रिटर्न से परेशान जनता जाहिर है बेहतर रिटर्न की तलाश में शेयर बाजारों का रुख करेगी ही। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 तक हर महीने 4 लाख डीमैट खाते खुला करते थे, लेकिन 2020-21 में 12 लाख खाते खुलने लगे, 3 गुना अधिक हो गए। यह संख्या और भी बढ़ती चली गई और 2021-22 तक आते आते एक महीने में 26 लाख डीमैट अकाउंट खुलने लगे। डीमैट खाते से ही शेयर खरीदे और बेचे जाते, तो इस रफ्तार से लोग अपनी जमा पूंजी लेकर शेयर बाजार की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि सब एक दूसरे से सुन रहे थे कि वहां काफी अच्छा रिटर्न मिलने लगा है। हमारा सवाल है कि क्या ऐसे लोगों के लिए शेयर बाजार के अच्छे दिन चले गए? शेयर बाजार वापसी करेगा, लेकिन कब तक वापसी करेगा किसी को पता नहीं। अक्टूबर 2021 में सेंसेक्स 60,923 पर था, जो 22 फरवरी 2020 को 57,000 के आसपास मंडराता रहा। आज भी बाजार 1000 अंक नीचे गिरा, लेकिन 600 अंक संभल भी गया। आज की गिरावट का संबंध यूक्रेन के मसले से भी था। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि यूरोप के बाजारों से संबंधित भारतीय कंपनियों के शेयरों में 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट जारी है। भारतीय शेयर बाजार में तबाही जैसी स्थिति तो नहीं आई है। इसके पहले भी सेंसेक्स कई बार 1000 अंक नीचे गिरा है और ऊपर भी आ गया है, लेकिन अगर यूक्रेन और रूस का विवाद लंबा खिंच गया तब भी क्या होगा, निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। फिर एक अंदाजा मिल सकता है कि क्या होने वाला है। आर्थिक पत्रकार विवेक कौल बाजार की गतिविधियों पर लिखते रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि क्या यह गिरावट लंबी होगी? 1.5 साल से जो अच्छे दिन चले आ रहे थे, क्या वो अब चले गए हैं? रशिया और यूक्रेन में जो अभी चल रहा है उससे भारतीय स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो रशिया पे सैंक्शंस लगेंगे, विदेशी सैंक्शंस लग जाएंगे। और सैंक्शंस लगने से क्या होगा कि रशिया जो है ऑयल, तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इससे जो है दुनिया भर में इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे क्योंकि तेल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ेंगे। और जब दाम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन की दर बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है कंपनियों के प्रॉफिट पर पड़ता है। और इस चीज़ को स्टॉक मार्केट जो है पहले से ही मतलब अपने अंदाज में ले लेता है, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिर सकता है। तो अगर रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे तो उसका भारतीय स्टॉक मार्केट पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। यूक्रेन और रूस का तनाव भारत पर भी असर डालेगा, लेकिन क्या युद्ध होगा? पश्चिमी देशों में घबराहट तो है कि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर युद्ध का बिगुल बजा दिया है।
उन क्षेत्रों में सैनिक भेजने के आदेश से युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या युद्ध होगा या शुरुआत हो चुकी है, इस तरह की बातों में बातें उलझी रहेंगी। कई हफ्तों से पश्चिमी देश और पश्चिमी मीडिया में हल्ला है कि रूस युद्ध करने जा रहा है। हंगामे के पीछे खेल किसका है, कारोबार किसका होने वाला है, यह सब भी समझने की कोशिश कीजिए हथियार कंपनियों के नजरिए से भी। ट्रंप के समय केवल अमेरिका चीन को चुनौती देता रहता था, अब वो बंद सा हो गया है। बाइडेन के आने के बाद अमेरिका ने रूस के साथ मोर्चा खोल लिया है। रूस भी आक्रामक हो गया है, मगर हमला अभी तक नहीं हुआ है। पुतिन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन को आधुनिक राष्ट्र बनाया है, लेकिन अमेरिका उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण से पहले रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। राष्ट्रपति की कुर्सी से बहुत दूर सारे अधिकारियों को बिठाया गया। दुनिया में बहुत से लोग पावर को इसी तरह से समझते हैं और अपनी भोली जनता में इसे इसी तरह से समझाते हैं। राजा महाराजा की तरह बैठने की यह प्रथा और व्यवस्था कोई नई नहीं है। बहरहाल दूर दूर तक बिठाए गए अधिकारियों से पुतिन पूछते रहे कि उनके क्या मत है। दूर दूर से सारे हाँ में हाँ मिलाते रहे कि जो हुजूर का मत है वही उनका मत है। अंत में पुतिन ने पूछा कि पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के उनके फैसले से क्या किसी को असहमति है। हॉल में सन्नाटा पसर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कह दे कि हां असहमति है। अगर आप इस तरह की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप खुद को दूर बिठाइए और डर डर के हां हां करते हुए अधिकारियों की जगह खुद को रखकर देखिए। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्र के नाम संबोधन करने के लिए आए और घंटे भर तक भावुक और आक्रामक भाषण देने लगे। आप दर्शकों के लिए यह सब सीन नया नहीं है। आप जानते हैं कि किसी देश को ललकारते हुए नेताओं में कितना जोश आ जाता है। पुतिन के भाषण के तेवरों के आधार पर पश्चिमी देशों ने फिर से युद्ध युद्ध चिल्लाना शुरू कर दिया कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, शुरू हो चुका है, होने वाला है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने कहा कि जो काम पहले कर देना चाहिए था वो अब कर रहा हूं। रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक DNR और लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक LPR को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहा है और अब इन इलाकों में शांति कायम करना रूस की शांति सेना की जिम्मेदारी है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन कठपुतलियों के इशारे पर चलने वाला एक उपनिवेश भर है जहां रूसी बोलने वालों को दबाया जाता है। पुतिन ने यूक्रेन की संप्रभुता को काल्पनिक बता दिया, स्टेटहुड को। कहा कि यूक्रेन तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन की देन है, जिन्होंने अनजाने में गलती से सोवियत संघ में मिलाते हुए यूक्रेन को स्टेटहुड की मान्यता दे दी थी। जो आधुनिक यूक्रेन है वो पूरी तरह से बोल्शेविक दौर के रूस की देन है। कई सारे लेख इस दावे को चुनौती भी देते हैं। रूस शुरू से आशंका जाहिर करता रहा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है ताकि वह रूस की सीमाओं को घेर ले। इसलिए रूस अपनी तरफ से यह आवाज उठाता रहा है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाए। अभी तक पश्चिमी देशों ने नहीं बनाया है, तो क्या रूस भी अमेरिका की तरह भेड़िया आया कर रहा है? पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश उसकी इन चिंताओं पर थूकते रहे हैं। मॉस्को की कभी परवाह नहीं की, हम उनके स्टैंड से राजी नहीं। पुतिन ने यूक्रेन पर पूर्वी यूक्रेन में नरसंहार मचाने के आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव इन क्षेत्रों पर हमला करती रही है। यूक्रेन ने इस दावे को झूठा बताया है और कहा है कि पुतिन के पास अगर कोई सबूत है तो पेश करें। पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेन अपना परमाणु हथियार बना सकता है और यह खतरा वास्तविक है। यूक्रेन नेटो की मदद से क्रीमिया को वापस लेना चाहता है। 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने अधिकार में ले लिया था। रूस की संसद में यूक्रेन के दोनों हिस्से के साथ की संधि को मान्यता दे दी गई है। उसे करतल ध्वनियों के बीच पास कर दिया गया है। सीमाओं का विस्तार इस विवाद के केंद्र में है। क्या रूस अपनी तरफ से सीमाओं का विस्तार कर रहा है या अमेरिका रूस की सीमा से लगे देशों को नेटो का सदस्य बनाकर अपने टैंक या मिसाइलों की तैनाती रूस की सीमा के नजदीक करना चाहता है? रूस को भड़काने के पीछे अमेरिका का भी हाथ बताया जा रहा है। अमेरिकी जानकारों का मानना है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने
नेटो के सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिका का यह कदम सही नहीं हुआ। इसके पहले रूस और नेटो के बीच एक संबंध बन रहा था, लेकिन नेटो की संख्या बढ़ते बढ़ते 12 से 30 हो जाने से रूस को लगने लगा कि अमेरिका नेटो के बहाने उसकी सीमाओं पर तैनाती करना चाहता है, मॉस्को को निशाने पर लेना चाहता है। पुतिन के भाषण के तुरंत ही बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। यूक्रेन को सैनिक मदद देने का भरोसा जताया। राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल से फोन पर बात की। दोनों देशों ने रूस के कदम पर निराशा जताई, मगर रूस से संबंध बनाए रखने का भरोसा भी दिया, ऐसा रूसी मीडिया की तरफ से कहा गया। वैसे जर्मनी ने भी रूस के साथ अपनी पाइपलाइन के करार पर रोक लगा दी है। रूस पर अन्य देशों ने भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के अलावा कई देशों ने प्रतिबंध लगाए जाने का वादा किया है और अमेरिका ने ऐलान शुरू भी कर दिया है। अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन के दोनों नए राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी कंपनियां यहां कारोबार और निवेश नहीं कर सकेंगी। यूरोप के कई देश आने वाले दिनों में रूस पर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि पश्चिमी देश रूस की सैनिक ताकत से खौफ खा रहे हैं। इस डर से वो यूक्रेन विवाद ना भी होता तब भी रूस पर प्रतिबंध लगाते। पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह यूक्रेन चला रहा है और रूस को अस्थिर करना चाहता है। यूक्रेन की मांग पर यूएन की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, जहां दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी जैसा माहौल नजर आया। रूस सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। इस बैठक में उसने अपने फैसले से सदन को अवगत करा दिया। बैठक में यूक्रेन ने कहा, कुछ दिन पहले तक दुनिया के सारे लोग मिलकर कोविड से लड़ने की बात कर रहे थे, हर किसी की जान बचा रहे थे, लेकिन आज दुनिया के सामने एक नया वायरस आ गया है। Unease that I will now remove my mask. And it is not because of the COVID virus. We are all vaccinated. There are vaccines for COVID. It is because of the virus that has so far no vaccine. The virus that hit the United Nations. And the virus that is spread by the Kremlin. The delegation of Ukraine has requested this urgent meeting to draw the attention of the Security Council to the illegal and illegitimate decision by the President of the Russian Federation to recognize the occupied parts of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine as so-called Donetsk and Lugansk People's Republics. We remain open to diplomacy for a diplomatic solution. However, allowing a new bloodbath in the Donbass is something we do not intend to do. Unfortunately, we are forced to note the extremely negative role played in all of this by our Western colleagues led by the USA. चीन ने रूस के कदम की आलोचना नहीं की है, ना ही समर्थन किया है। अमेरिका के विदेश सचिव ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि चीन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार क्षेत्रीय संप्रभुताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन ने यह भी कहा कि हर देश की वाजिब समस्या होती है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि चीन कूटनीतिक समाधान का स्वागत करेगा, सभी सवालों को बराबरी के साथ देखा जाना चाहिए। भारत ने भी रूस के कदम की निंदा नहीं की, इतना कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतते हुए बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। यह भी समझने की जरूरत है कि यूक्रेन क्यों अभी तक संयम की बात कर रहा था। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से भी दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब जाकर यूक्रेन ने मांग की है कि रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन अब भी वह संयम की बात कर रहा है। Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями
покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей. अगर यह युद्ध हुआ तो यह मामला केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, यूरोप में इसके कई मोर्चे खुल जाएंगे। क्या स्थिति आ सकती है या अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है? हमारे साथ पत्रकार प्रकाश केरे हैं। प्रकाश, मेरा पहला सवाल यह है कि चिलकॉट कमेटी की रिपोर्ट आई थी इराक युद्ध के समय, तो बहुत सारे प्रोपेगेंडा गलत पाए गए थे। उसके संदर्भ में सतर्कता बरतते हुए मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त रूस और अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो ललकारें हुंकारें भरी जा रही हैं, उसमें किस हद तक प्रोपेगेंडा है, किस हद तक युद्ध की वास्तविकता है और किस हद तक युद्ध का हाव भाव करते हुए एक दूसरे पर हावी होने की रणनीति है? जी, पहली चीज यह है कि जब भी युद्ध की बात आती है या वैसा माहौल बनता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं जो प्रोपेगेंडा होती हैं, जो नैरेटिव को मोल्ड करने के लिए होती हैं, और ये हम यूक्रेन मसले पे भी होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों से जो बातें कही जा रही हैं उसको सिरे से प्रोपेगेंडा कह के भी नहीं खारिज किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बार बार ये कहा गया, उनके नेताओं की तरफ से और उनके मीडिया की ओर से, कि फलानी तारीख को फलाने बजे जो है पुतिन आक्रमण करेंगे, ये कई महीनों से ये बात कही जा रही है और बार बार ये गलत साबित हो रहा है। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को झल्ला के ये कहना पड़ा कि आप पैनिक क्रिएट ना करें और अगर आपके पास ठोस सबूत हो कि पुतिन जो है इस तारीख को इतने बजे हमला करेंगे तो वो हमें बताएं। तो आप समझ सकते हैं कि एक फ्रेंजी क्रिएट करने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, और ये बात यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी इधर उधर अलग अलग शब्दों में कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यूक्रेन में जो मिलिट्री भेजने की बात थी तो जर्मनी ने उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, या फ्रांस के राष्ट्रपति जो है कोशिश कर रहे थे कि डिप्लोमेसी से इस तनातनी को खत्म किया जा सके। लेकिन प्रोपेगेंडा भी चल रहा है और बढ़ा चढ़ा के भी बातें कही जा रही हैं, जैसे कि पुतिन ये कह रहे हैं कि रूसी माइनॉरिटी जो है यूक्रेन के भीतर या जो यूक्रेन से अलग हुए 2 इलाके हैं, यहाँ पर जो है लगातार सेलिंग हो रही है और लोगों को जो है मारा जा रहा है। ये बात थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, इसमें हमले हो रहे हैं, लड़ाई चल रही है, आप कह सकते हैं कि लो इंटेंसिटी सिविल वार की स्थिति है, लेकिन उतना भी नहीं हो रहा है जितना कि राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी नहीं हो रहा है कि जो अमेरिका कहना चाह रहा है कि रूस जो है यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, ये बात भी बिल्कुल सिरे से गलत है। आज भी राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा है उसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है, अखंडता है, उसका हम सम्मान करते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ प्रोपेगेंडा है जिसको कि संभाल के हमें देखना चाहिए। इसमें प्रकाश, जो रूस की चिंता है अपनी सीमाओं को लेकर, वो कितनी वाजिब है? वो बार बार कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि नेटो की सेनाएं में हमारी सीमाओं पर इस तरह से इतनी नजदीक आ जाए, मॉस्को बहुत करीब आ जाए उनके मिसाइल के रेंज में, और अमेरिका इसका विस्तार करता जा रहा है। अमेरिका ने भी तो यूक्रेन को नेटो में शामिल किया नहीं है, तो क्या नेटो को लेकर भी ये मैच खेला जा रहा है? देखिए, नेटो की स्थापना ही हुई थी सोवियत संघ के खिलाफ, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना था यूरोपीय देशों का। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस को यूरोप ने और अमेरिका ने ये गारंटी दी थी कि रूस की सुरक्षा और जो उसके इंटरेस्ट हैं इस इलाके में, पूर्वी यूरोप में, उनको हम सेफगार्ड करेंगे। मतलब रूस आज जब सोवियत संघ जैसी बड़ी ताकत खत्म हो रही है तो इससे ये नहीं होगा कि रूस की सुरक्षा पर खतरा हो जाए। लेकिन लगातार आप पिछले 30 सालों में अगर आप देखेंगे तो नाटो ने लगातार ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो सीधे सीधे तौर पे रूस के हितों के खिलाफ हैं। जैसे युगोस्लाविया में जो इंटरवेंशन नाटो ने किया 90 के दशक में, चेकोस्लोवाकिया का मसला हुआ, और नाटो के अंदर उन देशों को शामिल करने की प्रक्रिया चली जो कभी सोवियत संघ के हिस्से थे।
तो जाहिर है कि रूस को की जो चिंताएं हैं अपनी सुरक्षा को लेके, उनको हम नकार नहीं सकते। और आप देखिए कि जो रूस के आसपास के बहुत सारे देश जो हैं वो आज नेटो के मेंबर। प्रकाश, तो निश्चित रूप से प्रकाश, एक यूक्रेन का क्या स्टैंड है? जो जिन 2 पूर्वी इलाकों को आज रूस ने मान्यता दी है, वहां जो अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, क्या उस आंदोलन को नोटिस करने में, संज्ञान लेने में दुनिया ने ज्यादा देर कर दी जिसका फायदा रूस ने उठाया, या यूक्रेन की तरफ से और उन 2 क्षेत्रों के बीच में सुलह कराने की जो संधि बनाई गई थी, मिन्स्क समझौता जिसे कहते हैं, वो एक तरह से खाना पूर्ति ही साबित हुई? देखिए, एक तो ये चीज है कि ये मसला जो है 2013-14 से ही चल रहा है, जब वहां पे एक सो कॉल्ड विरोध प्रदर्शन हुए वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ और दूसरे सरकारें बनी। तो उसी समय रूसी बहुल इलाकों में रूस के समर्थन में और जो नई सरकार आई थी उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 इलाकों ने अपने आप को अलग कर लिया और क्रीमिया के लोगों ने जनमत संग्रह करके कहा कि हम रूस में शामिल होंगे। वहां स्लाव रूसियों का बहुमत है क्रीमिया में। तो उस समय जो मिन्स्क प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं, उस समय ये डोनेस्क और लुहांस्क जो है इलाके हैं, इनके उस समय के नेताओं के भी हस्ताक्षर हैं और फ्रांस और जर्मनी उसमें मीडिएटर हैं, एक तरीके से गारंटर हैं उसके। और उसमें जितनी बातें कही गई कि लोगों को रिहा किया जाएगा, यूक्रेन की तरफ से कोई हमला नहीं होगा उन क्षेत्रों पर, उनको ऑटोनॉमी देने की बात होगी, ये सारी चीजें नहीं हुई। और ये सारी चीजें इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश जो हैं वो यूक्रेन को एक आप कहें कि लालच देके कि नाटो में शामिल कर लेंगे, नाटो में शामिल कर लेंगे, उन लोगों ने मिन्स्क प्रोटोकॉल को लागू होने नहीं दिया। और लगातार आपने देखा कि बराक ओबामा के समय से फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम में और फिर बाइडेन के टाइम में भी लगातार सैंक्शन, कभी इंडस्ट्री पे सैंक्शन। और कहा जाता है ना कि जब युद्ध की स्थिति बन जाती है तो आप उसके पीड़ित कौन होंगे इसका कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता, कोई भी पीड़ित हो सकता है। और आपने देखा होगा कि मलेशिया का एक बोइंग विमान जो है गिरा, तो एक तरफ से आरोप लगाया गया अमेरिका की तरफ से कि रूस ने गिरा दिया। रूसियों ने जो जांच की उसमें पता चला कि जो मिसाइल इस्तेमाल हुआ था वो मिसाइल अब रूसी सेना इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन यूक्रेन की सेना करती है। तो मरने वाले तो मर गए। पर प्रकाश, हम ये आपने प्रतिबंधों की बात की, ऐसा लग रहा था पुतिन के भाषण को सुनते हुए कि वो खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर चुके हैं या इन प्रतिबंधों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं लगते हैं इनके असर पर। और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि युद्ध आसन्न है और ये हो सकता है? अगर हुआ तो क्या ये यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा? किस तरह से इसकी वास्तविकता को आप आज ज्यादा करीब पाते हैं? देखिए, एक चीज तो यह है कि जो माहौल बना हुआ है उसमें युद्ध की संभावना को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। युद्ध हो सकता है, लेकिन जितने लेवल पे इसके खतरे हैं उन खतरों को देखते हुए मुझे पर्सनली नहीं लगता और बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को नहीं लगता कि यूरोप जो है एक मुश्त सपोर्ट करेगा नाटो के इंटरवेंशन को या अमेरिका के इंटरवेंशन को, या वो यूक्रेन को उस खतरे में डालेंगे। दूसरी तरफ लेकिन मिलिट्री का जमावड़ा हर जगह हो रहा है। हम तो अखबारों में सिर्फ ये देख रहे हैं कि रूसी सेनाएं जमा हो रही हैं या असलहे तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन रोमानिया में, लिथुआनिया में, पोलैंड में और यूक्रेन में आप सोचिए कि 90 टन मिलिट्री साजो सामान तो इस जनवरी के महीने में अमेरिका से आया है और बहुत मिलियंस डॉलर के जो है हथियार 2021 में 450 मिलियन डॉलर के डिफेंस मटेरियल दिए गए यूक्रेन को। 200 मिलियन का अभी जनवरी में ओके किया गया है और 2015 से ही हो रहा है। और यूक्रेन का पहला मसला ऐसा है जिसमें कि अमेरिकी सरकार ने डायरेक्टली हथियार बेचे। ये पहली बार हुआ है। अमेरिका अदरवाइज कंपनियों को परमिट करते हैं और बोलते हैं कि आप बेचिए। तो आप समझिए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी चल रहा है। कई लोगों ने लिखा है कि 12 बिलियन डॉलर का जो है कर्जा एक तरीके से चढ़ चुका है यूक्रेन के ऊपर। और सिर्फ यूक्रेन पे ही नहीं, और भी अब मान लीजिए आप लिथुआनिया में अगर जर्मनी की सेनाएं जा रही हैं तो उनका खर्चा तो लिथुआनिया को उठाना पड़ेगा। अगर
पोलैंड की गारंटी देगा नाटो, तो नाटो के सैनिकों का खर्चा पोलैंड को उठाना पड़ेगा। तो ये एक वार इकोनॉमी जो हम फलता फूलता हुआ देख रहे हैं, वो भी एक एस्पेक्ट जो है। तो इसीलिए युद्ध की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत लेकिन सैंक्शंस की जहां तक बात है, उससे निश्चित रूप से राष्ट्रपति पुतिन और रूस की इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो लोग सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस जो है उनका मेन एक्सपोर्ट है, और वो उसका उपभोक्ता है, मेजर उपभोक्ता है यूरोप। यूरोप की 30-40% ऊर्जा जरूरतें रूस से पूरी होती है। यूक्रेन से पाइपलाइन जाता है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हम जो दूसरी परियोजना है उसको हम जो है उस पर हम विचार कर रहे हैं, होल्ड करना पड़ सकता है क्योंकि सैंक्शन आ रहे हैं। तो सिर्फ रूस पर भी असर होगा और यूरोप पर भी असर होगा। हम जानते हैं कि यूरोप बहुत बड़े इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है, और जिस तरीके से हमारे देश में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वहां भी बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। बहुत बहुत तो नुकसान सबको होगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जानकारी देने के लिए। बचेगा कोई नहीं, लड़ेंगे 2 लोग, लेकिन उसकी जद में आ जाएंगे हम लोग। और 7 मार्च के बाद, ये अब 7 मार्च नजदीक आने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जिस तरह से $100 प्रति बैरल के करीब पहुंची है, उससे अब ये लगने लगा है कि जैसे ही मतदान खत्म होगा, तेल के दाम धड़ाधड़ कहीं बढ़ने ना लग जाएं। तो इसलिए इस युद्ध को चिंताओं के साथ देखिए, मनाइए कि ना हो। ब्रेक ले लीजिए। पिछले रविवार की रात बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक हालात बिगड़ गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि हर्षा ने हिजाब का विरोध किया था, इसलिए उसकी हत्या कराई गई। हालांकि कर्नाटक के गृहमंत्री ने खुद कहा है कि इस मामले का हिजाब विवाद से कोई संबंध नहीं है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जांच जारी है। गृहमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन पंचायती राज्य मंत्री ईश्वरप्पा पर कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईश्वरप्पा भड़काऊ बयानबाजी से हिंसा को भड़का रहे हैं। शिवमोगा में धारा 144 लागू है। हर्षा की शव यात्रा में राज्य के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा मौजूद थे। इसी दौरान पथराव हुआ, गाड़ियां जलाई गई, दुकानों पर हमला हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि भीड़ को हिंसा के लिए ईश्वरप्पा ने उकसाया। सरकार ने शिवमोगा में धारा 144 लगाई। उन्होंने इसका उल्लंघन किया। उन्होंने शव यात्रा का नेतृत्व किया, यानी उन्होंने घटना को भड़काया। उन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। He should be immediately prosecuted. हिंसा से पहले भी ईश्वरप्पा ने भड़काऊ बयान दिया था। शव यात्रा में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ भीड़ को उकसाने का आरोप और दूसरी तरफ मंत्री होने के बावजूद धारा 144 का उल्लंघन। इस पर हमने वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पर बात करने से मना कर दिया। आपने सभी उत्तर दिया है। राज्य के गृह मंत्री अर्गान्यानंद भीड़ को उकसाने और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में जांच की बात कह रहे हैं। ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। जिला प्रशासन जांच कर इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। सर अदब कानून क्रम तಗೊಳ್ತಾರೆ। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनकी तस्वीर भी जारी की है। ये सभी मुस्लिम हैं और स्थानीय हैं। हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है काशिफ नदीम, आसिफुल्ला खान, रेहान शरीफ, नेहान और अब्दुल अफनान। इन 6 में से 4 हमले में सीधे तौर पर शामिल थे
और 2 ने साजिश रची थी। कुछ और आरोपी भी हैं जिन्हें हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। जिसकी हत्या हुई है उस पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें दंगों का आरोप भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है। हालांकि अब तक पुलिस हत्या की वजह नहीं बता रही, सिर्फ इतना कह रही है कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।